फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कस करने वाले हैं, 73, 74 एंड 75। 73 में देखने वाले हैं कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है गगनयान मिशन में और क्या क्या तुम्हारा कंपोनेंट्स का ज़रूरत है। ये बहुत ही बड़ा एडिटोरियल होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, समझे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हाँ, जो वो सूर्योदय योजना जो था उसी का है ये। तो इसमें अब भारत सरकार का जो स्टैंड है, जो मोडालिटीज़ है, जो फीचर्स, वो थोड़ा चेंज हुआ है। इसमें थोड़ा जो सब्सिडी जो एलिमेंट था भारत सरकार ने चेंज किया है। तो क्या चेंज किया है, क्या ये पॉसिबल है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। 76 देखो, विजन इंडिया एट द 2047 बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया कि विकसित भारत का, कि हम 2047 तक जब भारत अपना 100 ईयर्स मना रहा होगा इंडिपेंडेंट डे का, तो उस समय भारत क्या होना चाहिए, एक डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए। $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी होना चाहिए। अभी हम कितने ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, $3.5 ट्रिलियन का। तो यानी कि हमें 7.5% से ग्रोथ करना होगा, समझे। तो एक विजन डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट्स में हम समझेंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या पोटेंशियल है इंडिया का, स्पेशली यूथ का। क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड तो जानते हो कि 20 साल तक और रियलाइज कर सकते हैं हम लोग। 20 ईयर्स के लिए हमारे पास है, पूरा होल इंडिया देखा जाए तो 2050 तक हम अपने पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से काम करवा सकते हैं। तो क्या चीज़ है ये समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 73 An overview about the components and complexities of Gaganyaan mission. GS paper 3, Science and Technology. Awareness in the fields of IT, space, computer, robotics, nanotechnology, biotechnology and issues relating to intellectual property rights. ये हिंदू पेपर में आया था 3 मार्च को, समझे ना। कहाँ पे आया है ये, हिंदू पेपर में आया है। बच्चे लोग, तुम लोग या यूट्यूब पे जो देखोगे, तुम लोग तो हिंदू पेपर पढ़ते ही हो, है ना। तो हिंदू पेपर में बहुत ही कम्प्रीहेंसिव एडिटोरियल आया था। तो देखते हैं आखिर मामला क्या है। फाइनली हमारे प्रधानमंत्री ने जो एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं गगनयान मिशन में, उसको शॉर्टलिस्ट कर दिया है। ठीक है, हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स, सभी को एस्ट्रोनॉट विंग्स दे दिया गया है कि आप ही लोग जाओगे। और ये लोग भी बहुत डिफरेंट ट्रेनिंग भी किया है, क्योंकि गगनयान मिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक तो हम मून पे गए हैं, गगनयान में आदमी को भेजना, एस्ट्रोनॉट को भेजना अभी तक 3 ही कंट्री कर पाया है। रसा किया, है ना, अच्छा हाँ, यूएस किया, चाइना किया, ये 3 ही कंट्री किया। यदि हम करते तो हम चौथा कंट्री हो गए। सिमिलरली मून में भी चौथा कंट्री इंडिया ही है, 4th कंट्री। और यही क्रोनोलॉजी है जो तुम्हारा गगनयान मिशन के लिए जो क्रोनोलॉजी है, वो सेम क्रोनोलॉजी उधर के लिए भी है, मून के लिए भी है। तो इंडिया, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया इतना तरक्की कर रहा है या फिर उस ओर बढ़ रहा है। तो समझने का प्रयास करते हैं। फरवरी 27, 2024 को प्रधानमंत्री ने पूरा फाइनल शॉर्टलिस्ट निकाला कैंडिडेट्स का, कि कौन कौन लोग एस्ट्रोनॉट जाएंगे। और ये पहला इंडिया का ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला, जिसको हम लोग गगनयान कहते हैं। यानी कि पहला इंडियंस जो भारतीय, ऐसे हमारे भारतीय गए हैं मगर वो रसा से गए हैं। राकेश शर्मा सुना होगा, जी के बुक में नाम आता है उनका। ठीक है, तो राकेश शर्मा जो हमारे जो इंडियंस थे, वो रसा के स्पेस क्राफ्ट से गए थे, हमारा वो नहीं था। मैं ये पहली बार है कि हमारे अपना सिस्टम से कोई हमारा अपना एस्ट्रोनॉट जाएगा, समझ गए, इसलिए खास है ये चीज़। हाँ, 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट फ्लाइट्स 2024 और 25 में होगा, देखा जाएगा यदि ये सक्सेसफुल रहा, क्योंकि ये अनक्रूड सैटेलाइट होगा, ये अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट होगा। अनक्रूड मतलब क्या, आदमी नहीं रहेंगे इसमें। तो 2024 में होगा, इसी साल होगा, फिर 25 में भी होगा। ये दोनों सक्सेसफुल हो जाता है तब इस एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। और क्रू मॉड्यूल में कितने, 4 में से 3 आएंगे, मैक्सिमम 2 या 3 आएंगे। 2 या 3 ही एस्ट्रोनॉट वहाँ पे चढ़ सकते हैं क्रू मॉड्यूल में। क्रू मतलब जहाँ पे जाना है, जो जिस जगह पे आपको रहना है, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 1 वीक रहने का बात है। आ रहा है समझ में ना। तो देखो, तो इसलिए 2024 और 25 में 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट होंगे। उसके बाद क्रू फ्लाइट जाएगा।
और लगभग 2025 में होगा ये संभव, क्योंकि 24 और 25 में तुम्हारा ये होगा, 25 में यदि सक्सेसफुल हो गए तो फिर 25 में, ठीक है ना, क्रू मॉड्यूल जाएगा ऊपर, यानी कि जिसमें ह्यूमन बींग भी जाएंगे। तो गगनयान, ये जो इसरो का जो मिशन है, इसमें क्या है कि लो अर्थ ऑर्बिट में हम इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लेट ए वीक, एक वीक के लिए भेजा जाएगा, समझे। और हमारा अपना इंडियन लॉन्च व्हीकल होगा। कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं? GSLV मैक 3 का यूज़ कर रहे हैं, LVM जिसको बोलते हैं, हम नाम चेंज कर दिए हम लोग, ठीक ना, LVM या GSLV मैक 3। और ये क्या है? क्रायोजेनिक इंजन है। तो इंडिया ने भी तो क्रायोजेनिक इंजन डिजाइन कर ही लिया है रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू। 90s के टाइम में हम 7 क्रायोजेनिक इंजन मंगवाए थे। कहाँ से? रसा से। टेक्नोलॉजी तो हमसे कोई शेयर नहीं किया, बट हम रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिए। समझ गए ना? हाँ, अब जब रिवर्स इंजीनियरिंग थ्रू किए हैं तो इतना आसान नहीं था, कई बार हम फेल भी किए हैं, बट अभी जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन है पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, बहुत ही अच्छा कर लिए हम लोग। मतलब जैसे होता है बाकी कंट्री में जैसे है क्रायोजेनिक इंजन, उसी तरह का हमारे कंट्री में भी अवेलेबल है। तो देखो यही बोला है कि ये टेक्निकली ये डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है, यानी कि प्रदर्शित किया जाएगा, और इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है, समझे। और ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिशन माना जाएगा, और इसी के लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर भी बेंगलुरु में इस्टेब्लिश किया गया। ये नया चीज़ है कि हमारे कंट्री में एक सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने इसरो से आह्वान किया है कि हमारा अपना इंडिजिनियस स्पेस स्टेशन भी होना चाहिए, जस्ट लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, 2035 तक होना चाहिए। और साथ साथ एक हमारे इंडियन भी मून में लैंड करना चाहिए, क्योंकि हमारे एस्ट्रोनॉट तो मून में नहीं गए हैं अभी तक। तो 2040 तक हमारे इंडियन भी मून में लैंड करें। तो ये बहुत ही एम्बिशियस चीज़ है जो, और हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने करके दिखाया। हमने देखो चंद्रयान 3 मिशन कितना सक्सेसफुली लॉन्च किया है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का भी इच्छा और आकांक्षा बढ़ जाएगा। आगे देखो, तो क्या समझते हो मैन्ड मिशन इन स्पेस से? क्या इससे पहले कोई हुआ नहीं था? क्या इससे पहले मैन्ड मिशन नहीं हुआ है? तो हुआ है। जैसे कि हमने कहा है, देखो USSR का वोस्टोक 1 मिशन, जहाँ पे यूरी गैगरिन पहला एस्ट्रोनॉट सोवियत यूनियन से USSR से गए थे वहाँ पे। कब? अप्रैल 12, 1961 को। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन बींग है जो कि स्पेस में गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में गया है। उसके बाद प्रोजेक्ट मर्कुरी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का प्रोग्राम है, समझे। और इसमें तो 25 फ्लाइट था, 25 फ्लाइट गया, और उसमें 6 जो फ्लाइट था वो एस्ट्रोनॉट्स गया है उस 6 फ्लाइट्स में, और 1961 से लेकर 63 तक। यानी कि वोस्टोक 1 मिशन में तो केवल एक ही आदमी गया था स्पेस पे, मगर जो प्रोजेक्ट मर्कुरी है US का, इसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स गए थे। कहने का मतलब ये है। राकेश शर्मा, जिसका नाम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ले रहे थे हम, ये हमारे इंडियन IF पायलट है, इंडियन एयरफोर्स पायलट। ये भी रसिया के बोट पे गए थे, रसिया के उसमें गए थे, रसिया का जो सोयूज T-11 है 1984 में गए थे। और हमारे पहले इंडियन सिटीजन हैं जो कि ट्रैवल किए हैं, बट इंडियन स्पेस लॉन्च से नहीं, ये रसा के हेल्प से। तो और देखो, तो यानी कि USA किया, करेक्ट, हाँ सॉरी, रसा किया, USSR किया, रसा बोल सकते हैं अभी, फिर उस US किया है। और उसके बाद 2003 में सिमिलर मिशन चाइना ने भी भेजा, और चाइना भी सक्सेसफुल है, जिसको हम बोलते हैं संजाओई प्रोग्राम ऑफ चाइना। संजाओई जो मिशन है चाइना का, वो भी सक्सेसफुली हुआ है, 2003 में ही हुआ है, सोचो। तो इसलिए इस एलाइड ग्रुपिंग का बात करेंगे तो रसा, चाइना, USA ने ये चीज़ करके दिखाया, और इंडिया भी लाइन में है। इंडिया यदि कर लेता है तो इंडिया 4th कंट्री होगा, जस्ट लाइक जैसे हम लोग मून में गए, तो मून में भी हम लोग गए तो हम लोग 4था कंट्री ही थे। आ रहा है समझ में बढ़िया से? हाँ, इसमें समझने वाला चीज़ सब स्टूडेंट समझे, इसको तेज़ी से बताने वाला चीज़ नहीं है, आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ अंदर समझना पड़ेगा इसका। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है गगनयान मिशन का? तो पहला देखो लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि इतना ईजी नहीं है लॉन्च व्हीकल। हाँ, तो देखो यही GSLV मैक 3, जिसको हम लोग अब LVM 3 भी कहते हैं। इसमें 3 स्टेज है। पहला जो स्टेज होगा, जो फर्स्ट स्टेज होगा, वो सॉलिड फ्यूल का होगा, जिसमें 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर लगे रहेंगे, नंबर 1। जो सेकेंड स्टेज होगा वो लिक्विड स्टेज होगा। विकास 2 इंजन लगा रहेगा, उसमें विकास इंजन लगा रहेगा, विकास इंजन नाम है इंजन का, ठीक है। और जो तीसरा जो स्टेज होगा, जो थर्ड स्टेज होगा, उसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा रहेगा, जो कि भारतीय है,
भारतीय नहीं बनाए, इंडिजियसली हमने डेवलप किया, वही रिवर्स इंजीनियरिंग से। तो ये जो तुम्हारा लॉन्च व्हीकल मार्क यानी कि LVM-3 है, जिसको हम GSLV Mark 3 भी कह सकते हैं। GSLV Mark 3 का जो स्टेज है, पहला स्टेज क्या है, सॉलिड है, सेकेंड स्टेज क्या है, लिक्विड है, और जो थर्ड स्टेज है वो क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक का मतलब क्या है कि लिक्विड स्टेट में फ्यूल है, और क्रायोजेनिक स्टेट का मतलब क्या कि एकदम बहुत कम टेम्परेचर, -253 डिग्री सेल्सियस, -180 डिग्री सेल्सियस, इस तरह का टेम्परेचर में, समझे। तो देखो, तो क्या समझते हो क्रायोजेनिक इंजन से? क्रायोजेनिक इंजन से क्या समझते हो? देखो, जो क्रायोजेनिक्स है ये दो शब्द से बना हुआ है, क्रायो प्लस जेनिक्स, करेक्ट। इसका मतलब बहुत ही एक्सट्रीम ठंडा, बहुत ही कोल्ड। तो यहाँ पे देखो, लिक्विड हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल के रूप में, और लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो तुम्हारा ऑक्सीडाइजर के रूप में है। तो दोनों मिक्स होगा तब जाके वो फ्यूल काम करेगा। और जानते हो कि दोनों जब मिक्स होगा तो जो बाय प्रोडक्ट होगा वो वाटर होगा। तो इसलिए वाटर तो जानते हो कि कोई हार्मफुल चीज़ ही नहीं है। बस सबसे बड़ा जो चैलेंज है ये दोनों को लिक्विड स्टेज में मेंटेन करना। तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, और उसको मेंटेन करना, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, समझे ना। लिक्विड हाइड्रोजन का टेम्परेचर -253 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑक्सीजन का -180 के आसपास हो जाएगा। तो दोनों अभी अलग टेम्परेचर में है, बट दोनों माइनस में है। दोनों को एक साथ फ्यूज करोगे तो वो भी टेंशन ही है। तो इसलिए प्रॉपर इंसुलेशन का जरूरत होता है स्टूडेंट यहाँ पे, समझे। और हम लोग GSLV Mark 3 यूज़ करने वाले हैं, जो लिखा गया है सेकेंड में। और देखो, क्यों आखिर क्रायोजेनिक इंजन ही क्यों इतना इसका वर्ल्ड में डिमांड बढ़ा? क्योंकि क्रायोजेनिक जो इंजन है ये तुम्हारा जो थ्रस्ट है बहुत ज़्यादा ही थ्रस्ट देता है। थ्रस्ट का मतलब है, साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है, स्पेसिफिक इम्पल्स। स्पेसिफिक इम्पल्स का मतलब क्या है कि पर यूनिट मास को कितना थ्रस्ट चाहिए। थ्रस्ट मतलब क्या, कितना उसको पीछे से पुश चाहिए। तो स्पेसिफिक इम्पल्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही थ्रस्ट मिलेगा, और उतना ही आपका पेलोड दूर तक जाएगा, या उतना ही ज़्यादा पेलोड आप कैरी कर सकते हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक इम्पल्स। और क्रायोजेनिक इंजन में स्पेसिफिक इम्पल्स बहुत ज़्यादा रहता है। क्या होता है स्पेसिफिक इम्पल्स का मतलब? थ्रस्ट पर मास, यानी कि एक मास में आप थ्रस्ट कितना दे रहे हो। इसलिए क्रायोजेनिक इंजन का जो स्पेसिफिक इम्पल्स है बहुत ज़्यादा रहेगा। समझ में आ गया ना? ये है। तो दिस इज अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ 6 नेशन, यानी कि दुनिया में 6 ही कंट्री है स्टूडेंट, जिसमें भारत भी आता है, जिसके पास क्रायोजेनिक इंजन डेवलप्ड है। और हमने जो क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया है वो बहुत अलग तरीके से किया है। नम्मी नारायण सुना होगा तुम लोग। नम्मी नारायण जी जो बहुत बड़े विद्वान साइंटिस्ट भारत के रहे हैं, जिन पे आरोप भी लगा था, ठीक है, वो ब्रेन चाइल्ड है इनके पीछे। तो मुझे याद करना चाहिए हमें, नहीं, नम्मी नारायण की वजह से ये सब हुआ है, ठीक है। वो ट्रू देशभक्त है। कितना पॉलिटिक्स जब बताओ उनका छवि खराब कर दिया। आज नम्मी नारायण नहीं रहते, इतना प्रयास नहीं करते तो शायद क्रायोजेनिक इंजन और टाइम लगता है हमें। हम ये नहीं कहते कि नहीं होता, कंट्री में होता, वो बहुत समय लग जाता है। तब इसरो क्या इतना डेवलप हो पाता? क्रायोजेनिक इंजन की वजह से इसरो और ज़्यादा डेवलप्ड हुआ। GSLV Mark 3 आ गया, बताओ 2 से 3 आ गया। तो थैंक्स टू नम्मी नारायण। आगे देखो, तो क्या क्या एडवांटेज है क्रायोजेनिक इंजन्स का? जैसे कि मैंने कहा है, स्पेसिफिक इम्पल्स बहुत ज़्यादा रहेगा स्टूडेंट, तो यही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास, वही स्पेसिफिक इम्पल्स बहुत ज़्यादा रहेगा स्टूडेंट। और जब स्पेसिफिक इम्पल्स बहुत ज़्यादा रहेगा तो पेलोड दूर तक ले जा सकता है और बहुत ज़्यादा ले जा सकता है, समझे। और यहाँ पे हमारा लो अर्थ ऑर्बिट का बात है, तो लो अर्थ ऑर्बिट तो कोई बहुत बड़ा है नहीं, 200 मीटर पे आराम से हो जाएगा। 200 मीटर से स्टार्ट होता है, वही 180-200 मीटर से स्टार्ट होता है लो अर्थ ऑर्बिट। तो पेलोड ज़्यादा ले जा सकता है क्रायोजेनिक इंजन होने की वजह से, क्योंकि स्पेसिफिक इम्पल्स बहुत ज़्यादा होगा। एंड वी नो डैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? क्लीन फ्यूल्स। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो केवल वाटर ही प्रोड्यूस होगा। वाटर ठीक है, वाटर कोई पॉइजनस नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है ह्यूमन बींग के लिए। और इकोनॉमिकली देखो, लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो गैसोलीन से सस्ता है, तो ये भी प्लस पॉइंट। और पेलोड वही बोला कि आप ज़्यादा पेलोड ले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि रीजन वही, स्पेसिफिक इम्पल्स बहुत ज़्यादा है इसका। बस सबसे बड़ा जो टेंशन होता है, जो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो फ्यूल टैंक का होता है। फ्यूल टैंक बहुत बल्कि हो जाते हैं, और उसमें क्यों बल्कि हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे इंसुलेशन लगाया जाता है, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग रखना पड़ेगा, और उसमें दुनिया भर का इंसुलेशन लगाया जाता है, इसलिए थोड़ा बल्कि हो जाता है। मगर हाँ, जितना क्रायोजेनिक इंजन का जो एडवांटेज है और जो भी डिसएडवांटेज बहुत कम है इसका। डिसएडवांटेज क्या है कि टैंक बड़ा हो रहा है,
एडवांटेज एडवांटेज ही एडवांटेज है, बाय प्रोडक्ट भी निकल रहा है तो वो भी क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर है ना, और पेलोड भी तो बहुत ज़्यादा कैरी कर रहा है, तो एडवांटेज ज़्यादा है क्रायोजेनिक इंजन का, इसलिए हम प्रीफर करते हैं क्रायोजेनिक इंजन। आगे देखो, तो पहला कंपोनेंट समझ गए स्टूडेंट, पहला कंपोनेंट क्या था, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM, जिसको GSLV मैक 3 भी कहते हैं। अब हम लोग दूसरा कंपोनेंट देखने वाले हैं। अब देखो सेकंड क्या है कि ऑर्बिटल मॉड्यूल। ऑर्बिटल मॉड्यूल मतलब जैसे ऊपर जाएगा रॉकेट सैटेलाइट को लेके जाएगा, करेक्ट, यही होता है। रॉकेट क्या है, लॉन्च पैड है, सैटेलाइट ऊपर जाएगा तो फिर रॉकेट तो चला जाएगा, वो तो निकल जाएगा, वो तो आखिर घूमना पड़ेगा ना सैटेलाइट को। तो वहाँ पे दो मॉड्यूल, ऑर्बिटल मॉड्यूल का दो हिस्सा, एक क्रू मॉड्यूल, एक सर्विस मॉड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैलेंज सबसे बड़ा क्रू मॉड्यूल में ही है स्टूडेंट। तो इसमें क्या है देखो, आखिर ये क्रू मॉड्यूल ही है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स एक वीक के लिए कम से कम रुकेंगे वहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में, तो क्रू मॉड्यूल ही है। क्रू मॉड्यूल मतलब तुम लोग इमेजिन करो कि वही जो जहाज जो चलाते हैं, जो बैठते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स सब, वो जो आगे का जगह है, जो अंदर रहने वाला जगह है, क्रू मॉड्यूल। तो उसमें अभी कैपेसिटी है कि 2 या 3 एस्ट्रोनॉट्स उसमें अट सकते हैं, और चारों एस्ट्रोनॉट्स को प्रधानमंत्री ने एस्ट्रोनॉट्स विंग्स भी दे दिया, यानी कि यही 4 में कोई 3 जाएगा या फिर 2 जाएगा कोई। पैराशूट्स, देखो इसमें पैराशूट्स भी यूज़ किया जाएगा। पैराशूट यूज़ किया जाएगा, जानते हो कि जब पैराशूट चाहिए ना, बहुत ज़रूरी है, तो वही बोला पैराशूट चाहिए होता है स्लो डाउन करने के लिए। दूसरा जो सबसे जो कठिन है वो ECLSS है। क्या होता है, इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। आखिर जो क्रू मॉड्यूल है उसके अंदर जो आदमी लोग को चाहिए ना इन्वायरमेंट रहने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए, उसको खाना पीना चाहिए, या जो वेस्ट हुआ है उसको डिस्पोजल मैकेनिज्म चाहिए, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है। यही कारण है कि जो इसरो के जो चीफ थे उन्होंने कहा था कि क्रू मॉड्यूल बनाने के लिए हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंडिया में इंडिजिनसली इसको बनाना बहुत संभव नहीं है, समझे। तो इसलिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो ECLSS का होगा कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्रू मॉड्यूल में कैसे मेंटेन करें, कैसे उसका टेम्परेचर हम कंट्रोल करें, ब्रीदिंग इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करें, वेस्ट डिस्पोजल कैसे हो, फायर प्रोटेक्शन कैसे हो, ये सभी चीज़, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, समझ गए ना। हाँ, क्रू एस्केप सिस्टम भी होना चाहिए। और जैसे मान लो कोई भी इमरजेंसी के टाइम में, जानते हो बाहर तो कुछ भी हो सकता है, तो एस्केपिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब चैलेंजेस है किसके लिए, क्रू मॉड्यूल के लिए। क्रू मॉड्यूल किसका हिस्सा है, ऑर्बिटल मॉड्यूल का एक हिस्सा है। दूसरा देखते हैं सर्विस मॉड्यूल। अब सर्विस मॉड्यूल क्या है, सर्विस मॉड्यूल का मतलब है स्टूडेंट कि अब तो रॉकेट गया ऊपर, रॉकेट ने छोड़ दिया, तो कैसे घूमेगा वहाँ पे, और जब घूमेगा 1 वीक कंप्लीट हो गया फिर नीचे भी तो आएगा, तो घूमना और नीचे आना वो जिम्मेदारी सर्विस मॉड्यूल का है, समझ गए। तो वही बोल रहा है कि इसमें प्रोपल्सन सिस्टम होते हैं जो चाहिए कि ताकि ऑर्बिटल मॉड्यूल घूम सके। जब रॉकेट से वो डिटैच होगा सैटेलाइट, तो वहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए सर्विस मॉड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उतना ही नहीं, जब 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नीचे भी लेकर आना पड़ेगा सब क्रू मॉड्यूल को, यानी कि एस्ट्रोनॉट सबको, तो उसके लिए सर्विस मॉड्यूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैलेंजेज है सर्विस मॉड्यूल को डिजाइन करना, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में तुम अभी हो, जब नीचे आओगे तो लॉट्स ऑफ हीट, लॉट्स ऑफ फ्रिक्शन एटमॉस्फेयर में मिलेगा, तो उस समय जो मटेरियल होना चाहिए वो कार्बन कार्बन कंपोजिट का मटेरियल होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन को विथ स्टैंड कर सके। तो सर्विस मॉड्यूल में भी चैलेंज है, समझे। तो देखो आगे, तो इसमें देखो समझ में आ गया ना सर्विस मॉड्यूल। अब थर्ड देखो क्रू। अब जैसे कि जानते हो कि आउट ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट्स कैंडिडेट्स देयर आर ग्रुप कैप्टन्स एंड 1 इज विंग कमांडर। सभी तुम्हारा क्या इंडियन एयरफोर्स का मेंबर्स हैं। अब इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए भी भेजा गया। एक तो इंडिया में भी ट्रेनिंग हुआ एरोस्पेस मेडिसिन में, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन हुआ, और रसा में भी भेजा गया एडवांस ट्रेनिंग के लिए। सही बात है, जाइए। और देखो इसमें बच्चे लोग, जैसे कहा मैंने कि 2 अनक्रू मॉड्यूल का परीक्षा होगा 2024 और 25 में, तो उसमें भौमित्रा भी जो हाफ ह्यूमनाइड है, हमारा ह्यूमनाइड, वो भी इसका हिस्सा रहेंगे। ये हिस्सा क्यों रहेंगे कि ये पहले तो 2000 वही अभी क्रू मेंबर नहीं ना जी, अभी एस्ट्रोनॉट्स नहीं हैं, अभी अनक्रूड है, तो उसमें भौमित्रा को डाल सकते, कोई भी दिक्कत होगा, आखिर तो रोबोट ही है ना वो। तो ये जाएगा तो ये एक आपको अलार्म देगा, इमरजेंसी सिचुएशन, ये सब कुछ भापेगा वहाँ पे, और उस हिसाब से हमें पता चलेगा नीचे। तो ये बोला कि क्रू मॉड्यूल में एक तुम्हारा फेमिन रोबोट भी रहेगा जिसको भौमित्रा कहते हैं। इसमें सेंसर लगा रहेगा, समझे, और ये उस वहाँ का जो कैप्सूल कंडीशन है उसको मॉनिटर करेगा ठीक से, साउंड अलार्म भी क्रिएट करेगा, कोई इमरजेंसी का सिचुएशन है। तो बहुत सारा काम भौमित्रा भी परफॉर्म करने वाला है, बट ये अनक्रू मॉड्यूल के साथ जाने वाला है।
वही परीक्षा टेस्ट के लिए जब 2024 और 25 में सक्सेसफुल हो गया, तब जाके फिर 2025 में, बहुत जल्दी हो 2025 में गगनयान प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो व्हाट वर द टेस्ट कंडक्टेड बाय इसरो इन दिस कॉन्टेक्स्ट? तो यानी कि ये तो बहुत बड़ा मिशन है। इससे पहले क्या क्या इसरो ने टेस्ट किया है गगनयान मिशन के लिए? तो देखो हमने टेस्ट किया है, 2007 में भी टेस्ट किया है, 2014 में भी टेस्ट किया, और दोनों ही टेस्ट हम पास कर गए। तो जो SRE टेस्ट था, यानी कि स्पेशल कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट, ये टेस्ट हो चुका है। क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट, यानी कि री एंटर करना, नीचे आना, देखो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, क्योंकि आप लो अर्थ ऑर्बिट में हो, अचानक आप नीचे की तरफ आ रहे हो, तो लॉट ऑफ हीट, लॉट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये भी हम परीक्षा ले चुके हैं, ये भी हम टेस्ट कर चुके हैं 2014 में, और दोनों ही सक्सेसफुल रहा है। समझे? तो वही बोला गया है, देखो कि टुगेदर SRE टेस्ट और केयर टेस्ट जो है तुम्हारा, ये यही चेक करेगा हीट शील्ड, ब्रेकिंग सिस्टम, पैरासूट्स, फ्लोटेशन डिवाइस, रिट्रीवल प्रोसीजर, कैसे नीचे आया जाए, कैसे हीट से लड़ा जाए, कैसे पैरासूट का काम किया जाए, ये सभी चीज़ जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक इसरो ने सिमिलर टेस्ट अक्टूबर 21, 2023 को भी किया है, ये सिमिलर टेस्ट किया है और देखने के लिए, क्योंकि टेस्ट पे टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये इजी टास्क तो है नहीं स्पेस का। इससे पहले बहुत अच्छा टेस्ट, तो सिमिलर टेस्ट 2023 में भी इसरो ने करके दिखाया है स्टूडेंट। समझे? तो व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटी? कॉम्प्लेक्सिटी क्या है गगनयान मिशन में? तो कॉम्प्लेक्सिटी मैं पहले ही बोल चुका हूं कि स्पेस क्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स का बनाना और उसमें ECLSS कंडीशन क्रिएट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। वही बोले ना, क्रू मॉड्यूल में वो लिविंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म, और इसरो के साइंटिस्ट ने, चीफ ने कहा है कि हमारे पास ये नहीं हो सकता, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, समझे? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है कि ट्रेनिंग, एस्ट्रोनॉट्स का ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। तो ट्रेनिंग कहाँ ट्रेनिंग होना चाहिए? बहुत, जितना ज़्यादा ट्रेनिंग हो उतना अच्छी बात है। तो ये भी एक चैलेंजेस है, कॉम्प्लेक्सिटीज ही है। इमरजेंसी एस्केप मैकेनिज्म, देखो कोई तरह का फॉल्ट हो गया, समझते हो कल्पना चावला का क्या हुआ था, हम जानते हैं सभी। कल्पना चावला सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाई थी, ऊपर में ही उनका निधन हो गया। तो ये भी सक्सेसफुली कैसे नीचे लाया जाए, ये भी एक फॉल्टी लॉन्च हो गया। तो इमरजेंसी एस्केप मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। समझे ना? कैसे अर्थ में लाया जाए फिर से, जब एटमॉस्फेयर में फिर री एंट्री करेगा तो उस समय बहुत ही प्रिसिशन, स्पीड और एंगल से उसको एंट्री करना पड़ेगा, जो कि इजी टास्क नहीं है। समझ गए ना? तो वही लिखा गया है कि आखिर किस तरह का मटेरियल यूज होना चाहिए, स्पेसक्राफ्ट किस तरह का डिजाइनिंग होना चाहिए, वो भी मटेरियल सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रोबस्ट लॉन्च व्हीकल जैसे LBM-3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये GSLV Mach 3 ही कर सकता है वहाँ तक। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी है, चैलेंजेस है। हाँ, अधिकतर जो चैलेंजेस है उससे हम उभर चुके हैं। बस हमारे पास क्रू मॉड्यूल से रिलेटेड सही चीज़ होना चाहिए, वही जो जिसको हम लोग बोल रहे हैं ECLSS सिस्टम, वो डेवलप होना चाहिए। और साथ साथ जो सर्विस मॉड्यूल में है, जो री एंट्री करेगा एटमॉस्फेयर में, और वहाँ पे कौन सा मटेरियल का सिलेक्शन होना चाहिए, वो भी एक चैलेंज है। तो यदि इस चैलेंज से हम उभर पाएंगे तो हमारा गगनयान मिशन सक्सेसफुल रहेगा, और हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी, हम लोग कर लेंगे तब तक। समझ गए ना? कंप्लीटेड। आगे देखो, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सक्सेस लाइज विद द माइंडसेट ऑफ डिस्कम्स। देखो फिर डिस्कम्स का बात हो गया यहाँ पे, कि ये जो प्रधानमंत्री का जो एम्बिशियस प्रोग्राम है अभी, कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कि सब आदमी को मुफ्त मिलेगा बिजली, कम से कम 300 यूनिट्स तक, ठीक है, 300 यूनिट्स तक पर हाउस होल्ड को। और उसके लिए भारत सरकार सब्सिडी भी देगी, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में किस तरह सब्सिडी देगी भारत सरकार। तो ये पूरा डिपेंड करता है स्टेट और उसके डिस्कम्स के ऊपर। डिस्कम्स क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। जैसे थर्मल पावर प्लांट, बच्चे लोग, थर्मल पावर प्लांट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करता है, अब फिर ये डिस्कम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे अभी जिस प्रांत में तुम लोग रह रहे हो, मैं तुम लोग को ईजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस प्रांत में तुम लोग रह रहे हो तो पावर हाउस में तुम्हारा है डिस्कम्स, तो ये बनाती नहीं है बिजली को खरीदती है। अब बिजली को खरीद के ये फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है। ट्रांसफार्मर सब लगा रहता है ना, हाँ, ट्रांसफार्मर लगा इसलिए कि स्टोर हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके। समझे? तो देखो GS पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, मगर ये दूसरे जगह भी बैठ सकता है सिलेबस। समझे? ये 4 मार्च को आया था बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर में, और हिंदू बिजनेस लाइन पेपर में भी आया था 4 मार्च को, दोनों को क्लब्ड किया गया। देखो तो क्या समझते हो, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, हम जानते हैं
कि अब इंडिया या पूरा वर्ल्ड ही सोलर प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी में जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है वो सोलर को ध्यान दिया जा रहा है। और इंडिया में बिल्कुल ये देख सकते हो। जहाँ तक सवाल है इंडिया में, तो सोलर प्रोजेक्ट दो तरीके से होता है भारत में या पूरा दुनिया में ही। एक क्या है तुम्हारा माउंटेड ग्राउंड, नीचे जैसे जाओगे बहुत सारा जगह जाओगे तो देखते हो ना कि बहुत बड़ा बड़ा लैंड में पूरा पैनल बिछा हुआ है, उसमें सब ग्राउंड माउंटेड है, तो क्या बोलते हैं ग्राउंड माउंटेड। और कई जगह पर देखोगे तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर लगा हुआ है सोलर पैनल्स, घर के ऊपर लगा हुआ है, तो उसको रूफटॉप कहते हैं। तो जो ग्राउंड माउंटेड है वो तो बहुत अच्छा अचीव किए हम लोग, बहुत ही अच्छा अचीव किए। मगर जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो रूफटॉप सोलर सिस्टम का प्रॉब्लम है, वो ठीक से अचीव नहीं कर पाए। हम लोगों ने 2017 में ही 16 में ही हम लोगों ने कहा था कि 2022 तक हम 60 गीगावाट, बढ़िया सुनना, कान खोल के सुनना सभी स्टूडेंट, 60 गीगावाट तक हम माउंटेन ग्राउंड से क्या करेंगे, अर्जित करेंगे, इस्टाब्लिश करेंगे। मगर 2022 हुआ तो माउंटेन ग्राउंड से हम केवल 50 गीगावाट ही कर पाए, मगर बहुत कही है, फिर भी बहुत किए हम लोग। मगर जो रूफटॉप का बात है, रूफटॉप पर कितना बोले थे हम, 40 गीगावाट बोले थे, मगर 40 गीगावाट में कुछ नहीं हुआ, 10 से 11 गीगावाट ही हुआ, उसमें बहुत पीछे रह गए। मगर अभी जब देखोगे, अभी तो 2024 चल रहा है, तो अभी 2024 देखोगे बच्चे लोग, तो तुमको पता चलेगा कि जो माउंटेन ग्राउंड है वो 65 गीगावाट हो चुका है, 65। तो 2022 में जो हम बोले थे कि 60 गीगावाट, और अभी 2024 में हमारा 65 गीगावाट है, तो हम कह सकते हैं कि माउंटेन ग्राउंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक हाँ, इंस्टॉल कैपेसिटी बिल्कुल 60 गीगावाट हो चुका, इंस्टॉल कैपेसिटी का ही बात कर रहा हूँ। मगर अभी भी रूफटॉप तो 11 गीगावाट ही है, और उसमें से 2.7 गीगावाट खाली हाउस कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी तो इंस्टीट्यूशन कर रहा है। यानी कि 11 गीगावाट जो कि रूफटॉप का बात था, उसमें मात्र 2.7 या फिर 2.5 to 3 बोल दो आसानी समझने के लिए। यदि मैं एग्जैक्टली फिगर कहूँ तो 2.7 गीगावाट ही अभी तक तुम्हारा घर से अचीव हो पाया, घर का रूफटॉप से अचीव हो पाया। और बाकी इंस्टीट्यूशन को जोड़ दो, कॉलेज जोड़ दो, इंडस्ट्री जोड़ दो, तो सब मिला के 11 गीगावाट हुआ है। तो कहने का मतलब रूफटॉप अभी भी मिजरेबल फेलियर है हमारा। इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम आया समझ में, ताकि घर घर हो और लोग बिजली का जो मार झेल रहा है वो नहीं झेले। देखते हो अभी तो हमारे जो राज्य, जिस राज्य में हम लोग बात कर रहे हैं, इस राज्य में तो बिजली बहुत महंगा हो गया है। और यदि ये लॉन्च होता है हमारे बिहार में तो बहुत फायदा होगा, बहुत एडवांटेज होगा। अभी नेट मीटरिंग जानते हो ना कितना महंगा हो गया बिजली। देखो क्या है प्रोग्राम, क्या है इसमें बच्चे लोग, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा 1 करोड़ हाउस होल्ड पे। अच्छा बताओ पूरा इंडिया में कितना हाउस होल्ड है? 25 करोड़ हाउस होल्ड है, 25 करोड़ हाउस होल्ड है। और हर घर में 4 व्यक्ति मान के चलो, 3 या 4 व्यक्ति मान के चलो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द पॉपुलेशन 25 करोड़ है। 25 करोड़ हाउस होल्ड है 2011 के सेंसस के हिसाब से। हाँ तो वही 25 करोड़, समझे ना। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि 300 यूनिट दिया जाएगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा 1 करोड़ हाउस होल्ड को। कैसे? रूफटॉप सोलर सेटअप्स बना के। और इसके लिए जो मिनिस्ट्री सबसे आगे रहेगा वो मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसी प्रोग्राम को बढ़ाएगा। जो कैपिटल सब्सिडी है वो लगभग इस प्रोजेक्ट पे कितना आने वाला है? कितना आने वाला है? 75,000 करोड़। यानी कि 1 करोड़ हाउस होल्ड में, 1 करोड़ घर में 300 यूनिट बिजली आपको मुफ्त पहुंचाना है। तो इसके लिए भारत सरकार को कितना सब्सिडी देना पड़ेगा? 75,000 करोड़ का। बात समझते जाओ। अभी तक देखो वही बोला, एट प्रेजेंट जो यूटिलिटी सोलर कैपेसिटी है, यूटिलिटी सोलर कैपेसिटी मतलब वही ग्राउंड माउंटेड है ना, माउंटेन ग्राउंड में जहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट लगाए हैं, अभी तक कितना हुआ? 65 गीगावाट हुआ। जो मैंने बताया है ना स्टूडेंट, और रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन केवल 11 गीगावाट हुआ। अब उसमें भी देखो, उसमें भी जो हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर क्या है? मात्र 2.7 गीगावाट है। समझ गए ना, यहीं से मैंने आकर तुम लोग को बताया था। तो अधिकतर तो क्या है? इंस्टीट्यूशन ही कर रहा है, यानी कि इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्था, उसमें रूफटॉप ज़्यादा लगा हुआ है। हाँ, रूफटॉप से मुझे याद आ रहा है कि अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट था, अब तो खैर खत्म ही हो गया वो सब चीज़, वो भी पूरी तरीके से सोलर पैनल से बना हुआ था। केरला का जो एयरपोर्ट है वो भी तुम्हारा सोलर प्रोजेक्ट से बना हुआ है। हाँ, कोचिन समझ। और यूपीएससी में ये क्वेश्चन भी था।
और तुम लोग जो स्टेट चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें भी इंफॉर्मेशन है, कभी देख लेना जाके। बात समझ गए ना, ये हो गया। आया समझ में बच्चे लोग तुम लोग को? तो जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इससे कम से कम तुम्हारा 25 गीगावाट ऑफ हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर इंस्टॉल होगा। तो देखो कितना फायदा होगा। 11 गीगावाट हो चुका है पहले ही, इसमें 25 जोड़ दोगे और जो भारत सरकार का जो 40 गीगावाट का जो सपना शुरू में ही था, तो उसके आसपास तुमको पहुंचते हुए कम से कम नजर आ रहा है। हाँ, इंस्टीट्यूशन में भी तो बढ़ाया जाएगा। ये तो मैं केवल घर का बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ हाउस होल्ड का बात कर रहा हूँ। यदि 1 करोड़ हाउस होल्ड में हम लोग इस तरह का लगाए, प्रोजेक्ट लगाए, तो इससे 25 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ेगा। तो इंस्टीट्यूशन की तरफ भी मेहनत किया जाएगा जी। और जो हमारा सपना पूरा नहीं हो पाया था 2022 में कि 40 गीगावाट रिलाइज करने का, हो सकता है आने वाले समय में पूरा हो जाए, प्रोवाइडेड कि ये मिशन सक्सेसफुल हो भारत सरकार का। समझ गए ना? आगे देखो तो क्या है ब्रॉड स्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडिया। अब देखो इसमें वही बोला कि लगभग 25 करोड़ हाउस होल्ड है हमारे इंडिया में। समझ गए ना? 25 करोड़। अब 25 करोड़ में देखो ये इंडिया पर कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, यानी कि एक आदमी का आंकड़ा लिया जाए तो एक आदमी एक साल में 100 यूनिट, सॉरी एक साल बोले, एक मंथ में एक आदमी एक मंथ में 100 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। कितना कर रहा है? 100 यूनिट्स। तो मान के चलो कि एक घर में 4 आदमी हैं। कितना आदमी है? 4 आदमी हैं। तो 4 आदमी का मतलब क्या हुआ? 400 यूनिट्स बिजली चलता है, पंखा चलता है जी। सही बात है ना? तो 400 यूनिट्स सरकार, भारत सरकार कितना बोल रही है? 300 यूनिट्स तक आपको देगी सब्सिडी। तो जो 100 यूनिट्स एक्सटेंड हो रहा है उसके लिए तो कंज्यूमर को पैसा निकालना पड़ेगा, कंज्यूमर को पैसा देना पड़ेगा। तो यही मोडालिटीज चेंज किया गया, यही फीचर चेंज किया गया कि देखो होगा क्या, यदि सरकार आके लगा देती है सब पे तो आदमी लेथार्जिक हो जाएगा, बोलेगा सरकार का है क्या प्रॉब्लम है। मैं यदि आदमी का भी पैसा थोड़ा बहुत लगा रहेगा तो आदमी उसको अच्छे से प्रोजेक्ट को काम करेगा, उसके ऊपर लेथार्जी नहीं दिखाएगा। ऐसा होता है ना? सरकार यदि मुफ्त में कुछ भी दे आपको तो आपको कोई केयर ही नहीं करोगे। यदि आपका पैसा थोड़ा बहुत भी लगा हुआ है उस स्कीम में तो आप केयर करोगे फिर, है ना? तो इसी के लिए तो सरकार ने कहा कि 300 यूनिट्स तक तो हम देंगे आपको फ्री सब्सिडी। मगर चूंकि एक घर में 4 आदमी का आंकड़ा है तो 4 आदमी का आंकड़ा मतलब 400 यूनिट हो गया थे, 100 यूनिट तो बढ़ रहा है, उस पर तो आपको भी देना पड़ेगा, कंज्यूमर को भी देना पड़ेगा। आया समझ में ना? तो देखो तो हैंस देयर विल बी पिकअप इन द डिमांड फॉर द, इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के लिए लोगों का डिमांड आए कि हाँ हमारे घर में भी लगाना है, हमारे घर में भी लगाना है। समझ गए? तो सब्सिडी कैसे दिया जाएगा, बढ़िया समझना। अच्छा उससे पहले एक जरूर तुम लोग यदि कॉपी कलम खोल के बैठे हुए तो ये जरूर लिखना, जब 1 किलोवाट का पावर रहता है तो उससे 120 यूनिट प्रोड्यूस होता है। लिखो 1 किलोवाट में 120 यूनिट प्रोड्यूस होता है, करेक्ट? तो 2 किलोवाट में कितना होगा? 240 होगा। लिखो 240 होगा। समझ गए ना? हाँ, तो यानी कि 2.5 किलोवाट में, लिखो 2.5 किलोवाट में आपको लगभग 300 यूनिट नजर आ जाएगा। देखो तुम जोड़ के देखो, एग्जैक्टली है ना? 2.5 किलोवाट में। अब 2.5 किलोवाट से यदि 3 की तरफ जाए 0.5 से, तो उस समय कंज्यूमर को देना पड़ेगा सब्सिडी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि 3 किलोवाट का हो पावर तो कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा? 120 × 3 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, जो कि 400 के नजदीक है। तो देखो इसलिए बोला है कि 2.5 किलोवाट तक भारत सरकार सब्सिडी अच्छा देगी। इनफैक्ट भारत सरकार, देखो अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे समझो, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है कि सब्सिडी का क्या तरीका है। स्कीम में जो 60% जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो सब्सिडी के रूप में जाएगा। सब्सिडी मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी, जैसे 100 रुपया लग रहा है तो 60 रुपया सरकार का सब्सिडी। हाउस होल्ड इंटरेस्टेड, जो हाउस होल्ड इंटरेस्टेड है कि हमको लगाना है तो कम से कम 20,000 रुपया देना पड़ेगा। और उसके लिए भी सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम तुमको लोन दिलवा देंगे, कोलैटरल फ्री लोन दिलवा देंगे। जैसे मान लो कि तुमको एक कोई पेपर मिला और तुम ये बोल लो कि हमारे घर में सोलर प्रोजेक्ट लगेगा, जाओ पेपर दिखाओ बैंक को, बैंक विल गिव यू द मनी, बैंक आपको दे देगा कोलैटरल फ्री सिक्योरिटी। और उसके लिए आपको घर उर दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं कि हम इतना कमाते हैं, वो सब चीज़ जरूरत नहीं है। 20,000 आपको मिल जाएगा। ये मत 20,000 तो कम से कम आपका लगेगा, ये बात जान के। इसलिए 60% तुम्हारा क्या है, सरकार सब्सिडी दे रही है 60%, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं बोल रहा हूँ, परसेंटेज, और 20,000 रुपया आपका लग रहा है। तो कैसे देगी? देखो कैसे देगी।
तो 60 पर देखो यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया है। देखो जैसे मान लो कि 1 किलोवाट सिस्टम इंस्टॉल करना है आपके घर में। 1 किलोवाट इंस्टॉल करने का मतलब क्या है कि 120 यूनिट। तो उसके लिए भारत सरकार 30,000 रुपया देगी आपको सब्सिडी के रूप में। कितना देगी? 30,000 रुपया देगी। यदि 2 किलोवाट करना है तो डबल करो, 60,000 करोड़ देगी, 60,000 करोड़ 60,000 देगी, सॉरी करोड़ बोल रहे हैं, 60,000 देगी। यानी कि इधर देखो गधा लोग, 1 किलोवाट के लिए कितना देगी? 30,000 देगी, और 2 किलोवाट के लिए कितना देगी? 60,000 देगी। हाँ, यहाँ तक। मतलब 3 किलोवाट का बात आएगा तो उसमें पूरा नहीं देगी, उसमें जो एडिशनल होगा वो बस वो तुम्हारा 18,000 ही होगा। पहले 30,000 दी, सेकेंड में भी 30,000 दी, क्योंकि थर्ड जो होगा वो 2.5 को क्रॉस कर रहा है ना, इसलिए उस समय 18,000 ही दे रही है। तो कहने का मतलब हुआ कि 30,000 प्लस 30,000 60,000 और प्लस 18,000 कितना हुआ? 78,000। तो इसलिए सरकार 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा लगवाना है तो उसमें 78,000 भारत सरकार सब्सिडी देगी आप लोग को, इस तरह, ताकि कंज्यूमर का भी कुछ लगे। क्योंकि कई घर में तो 300 यूनिट से ज़्यादा भी लगता है, क्योंकि 300 यूनिट तक ही ना फ्री सब्सिडी का बात है। और कोई घर में 400 यूनिट लग रहा है, मान लो कि रेफ्रिजरेटर लगा कर बैठा हुआ है कोई, है ना, बहुत वॉशिंग मशीन यूज़ करता हो, बहुत तरह का इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लगा कर बैठा हुआ है, तो उतना तो सब्सिडी भारत सरकार नहीं दे सकती है। बट 300 यूनिट तक भी दे रही तो बहुत बड़ा बात है। और यदि ज़्यादा होगा तो यू हैव टू बर्न, आपको खुद लेना पड़ेगा। यानी कि 2.5 किलोवाट तक भारत सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। आज इसका लगभग कितना हो जाएगा? 300 यूनिट्स हो जाएगा। समझ गए ना ये चीज़? हाँ, आगे देखो, तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान वही बोला है कि हम प्लान्स इंक्लूड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड नेशनल पोर्टल, एक पोर्टल बनेगा, समझा, और बेनिफिशियरी को अप्लाई करना पड़ेगा उस पोर्टल में। पोर्टल जानते हो ना, एक तुम्हारा वेबसाइट टाइप का होगा, वेबसाइट या फिर सरकार का अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा, वहाँ पे जाके आप कह सकते हो कि सर हमको भी करना है, आवेदन पत्र दे दो, उसका तुम्हारे घर में आएगा, चेक किया जाएगा एंड सो ऑन। तो फ्री सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी ऑफर्ड बाय स्टेट्स में कंटिन्यू टू बी अ डिटरेंट। बोला कि देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, देखो बिहार तो राज्य छोड़ दो, हमारे राज्य में तो फ्री सब्सिडी तो है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे पंजाब का बात कर लेते हैं, जैसे दिल्ली का बात कर लेते हैं, जैसे हम साउदर्न स्टेट्स का बात कर लेते हैं, यहाँ तो बहुत सस्ता में बिजली मिलता है। जिस घर को सस्ता में बिजली मिल रहा है वो क्यों चाहेगा ये स्कीम? हमारे जैसे राज्य को, जैसे बिहार जैसे राज्य को, जहाँ पे बिजली का पेमेंट देने में हालत ख़राब हो रहा है, उसके लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैं पूरा इंडिया में देखोगे तो बिजली तो बहुत सस्ता में मिल रहा है नीचे सब स्टेट सब में, तो क्यों वो आगे आएगा? तो इसलिए बोला कि जो गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो पहले का जो प्रोग्राम है जो चल रहा है इतना दिन से, मुफ्त में बिजली देने का या बहुत कम दाम में बिजली देने का, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है इस प्रोग्राम के लिए। क्योंकि बिजली महंगा होगा तभी तो फ्री सब्सिडी वाला वो बिजली चाहिए आदमी को। यदि फिर स्टेट गवर्नमेंट खाली पुराना वाला चीज़ को ही कंटिन्यू करे, सस्ता वाला बिजली कंटिन्यू करे, तो हो सकता है ये प्रोग्राम सक्सेसफुल ना हो। तो ये स्टेट गवर्नमेंट पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। देखो क्या लिखा गया है, बहुत सारे जो रिन्यूएबल पावर कंपनीज है उसने कहा है कि जो फ्री और सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी जो स्टेट ऑफर कर रहा है घर में, घर घर जो दे रहा है, इसके वजह से रूफटॉप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लोग को पहले से फ्री सब्सिडी मिल ही रहा है, लोगों को सस्ता में बिजली मिल ही रहा है, तो काहे लोग पागल होगा, काहे लोग बोलेगा कि हम 20,000 रुपये लगाएंगे? नहीं लगाएगा लोग, पहले से उसको बिजली मुफ्त में मिल रहा है। बात समझे ना? हाँ, तो इसलिए जब तक स्टेट अपने पावर सब्सिडीज़ के ऊपर रिव्यू नहीं करे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम है काफ़ी हद तक स्टेट के ऊपर निर्भर है। स्टेट जब तक अपना पावर रिव्यू नहीं करती अपने सब्सिडीज़ को लेके, सही, जो सब्सिडी दे रही है उसके ऊपर जब तक चेंज नहीं लाती है तब तक ये चीज़ फंसा ही रहेगा, तब तक ये ट्रू लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट है सूर्य घर प्रोग्राम का, समझे ना, ये अब इसमें ये भी बात है कि जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करोगे घर में वो पावर ग्रिड के साथ कनेक्टेड होगा। अब पावर ग्रिड कनेक्टेड मतलब क्या, डिस्कम खरीदेगा आपका, तो तुमको लगता है कि स्मार्ट मीटरिंग लगा के तुम्हारा डिस्कम खरीदने वाला है? डिस्कम तो पहले से कर्ज में है, बहुत सारे राज्य में डिस्कम पहले से कर्ज में है। स्टेट का पैसा कितना उसमें ब्लीडिंग हुआ है जानते हो ना, कई बार 0.5% का ब्रीजिंग हो जाता है स्टेट जीडीपी में, डिस्कम को बचाने के चक्कर में। डिस्कम को बचाने के चक्कर में कितना भारत सरकार ने स्कीम भी चलाया, शुरू में खूब स्कीम अच्छा गया है, मगर बाद में स्टेट ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लॉस मेकिंग डिस्कम्स हैं, क्या वो स्मार्ट मीटरिंग लगा के लोगों का वो जो सोलर प्रोजेक्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रहा है क्या वो खरीदेगा? सवाल ये है। तो डिस्कम ये करने वाली नहीं है बापू,
ठीक है, क्योंकि डिस्कम घाटे में हो जाएगा, घाटा हो जाएगा उसको। ऐसा समझ में ना, तो नेट मीटरिंग लगाने का बात है। तो यहाँ पे समझो कि क्यों डिस्कम के लिए डिफिकल्ट है नेट मीटरिंग को इम्प्लीमेंट करना। नेट मीटरिंग का मतलब होता है कि जैसे देखो, जैसे घर में हम लोग बिजली क्रिएट किए, हर घर बिजली क्रिएट कर रहा है, सोलर प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा हो गया। जैसे घर में आपने क्या किया कि 300 यूनिट तक आपने कंज्यूम किया या 400 यूनिट तक कंज्यूम किया, बहुत, क्योंकि सोलर जानते हो कि समय के समर सीजन में और ज़्यादा होगा, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो आप डिस्कम को दे दोगे। उसके लिए डिस्कम स्मार्ट मीटरिंग लगाएगी, और जो भी डिस्कम को दोगे तो जाकर पावर ग्रिड में जुड़ जाएगा, स्टोरेज में जुड़ जाएगा। तो उसके लिए डिस्कम को बहुत काम करना पड़ेगा, घर घर से पावर ग्रिड को कनेक्ट करना पड़ेगा, वही स्मार्ट मीटरिंग करना पड़ेगा। और देखो डिस्कम का तो पहले से ही तुम्हारा थर्मल पावर प्लांट के साथ वो होता है, पैचअप होता है। तो तुमको लगता है कि इसका तो प्री कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले से कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो तुमको लगता है कि जब ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है उस बीच में डिस्कम आदमी लोग से खरीदेगा? मुश्किल है, एक तो पहले से लॉस मेकिंग है वो। तो वही देखो सबसे बड़ा चैलेंजेस है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, कि ऑलरेडी तुम्हारा डिस्कम क्या है, तुम्हारा लॉस मेकिंग कंपनी सब है, समझ गए ना। तो सब कहाँ से पैसा लाएगा डिस्कम, सवाल ये है। और बहुत सारे डिस्कम्स ने ये कहा है कि नेट मीटरिंग सिस्टम लगाएंगे तो उससे और हमारा नुकसान हो जाएगा, समझे ना, क्योंकि हम पहले से ही अभी देखो वही कॉन्ट्रैक्टेड चार्जेस में पे कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म परचेस एग्रीमेंट हुआ होता है थर्मल पावर प्लांट के साथ, तो लॉन्ग टर्म पहले से ही एक प्रिपेयर किया एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। जैसे थर्मल पावर प्लांट और डिस्कम के बीच में एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ होता है। अब उस बीच में मान लो कि ये सब चीज़ आ जाएगा तो कैसे वो फिर एक तो फाइनेंशियल वायबिलिटी बहुत कमज़ोर है डिस्कम्स का, और उस बीच में कहाँ से फिर ये एक्स्ट्रा पैसा लाएगा और लोगों को देगा? लोगों को पैसा देना पड़ेगा ना, क्योंकि लोग घर से बिजली आ रहा है, ये प्रॉब्लम। और दूसरा देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम में बहुत लॉजिक है। एब्जॉर्बिंग पावर फ्रॉम रूफटॉप में ऐड टू देयर कॉस्ट। अब देखो होता क्या है कि जब रूफटॉप से जब लिया जाएगा तो एक्स्ट्रा कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो सोलर प्रोजेक्ट है वो बिजली तुम्हारा दिन के टाइम में प्रोड्यूस होगा, और दिन के टाइम में बिजली का दाम महंगा होता है, क्योंकि दिन के टाइम में एक्टिविटी ज़्यादा होता है, और आदमी लोग दिन के टाइम में ही प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो कंज्यूमर ज़्यादा पैसा मांगेगा, तो नुकसान। नाइट के टाइम में बिजली का जो खपत है बहुत कम होता है, दिन के टाइम में ज़्यादा होता है, और सोलर प्रोजेक्ट भी दिन के टाइम में ही हो रहा है काम, दिन के टाइम में ही तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो कंज्यूमर को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये ट्रैफिक है तुम्हारा, देखो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कम का जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है सप्लाई और प्राइसिंग का, ये जब तक ठीक नहीं करेगी, तब तक ये जो 1 करोड़ हाउस होल्ड का जो बात है 300 यूनिट सब्सिडी पहुंचाने का जो बात है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो स्टेट और डिस्कम का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्राम को ट्रू लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। समझ गए ना स्टूडेंट? अच्छा, समझ में आया तुम लोग को? चलो आगे देखते हैं। 75 देखो, विजन इंडिया। विजन इंडिया एट द 2047 बाय नीति आयोग डॉक्यूमेंट्स बना है। मैं क्या क्या चैलेंज है देखो। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तुम्हारा बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर में आया था 7 मार्च को। तो देखते हैं, विजन इंडिया डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है नीति आयोग का। जो नीति आयोग के जो CEO है उन्होंने कहा है कि यस, इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा 2047 तक, यानी कि जब हम अपना 100 ईयर्स मना रहे होंगे इंडिपेंडेंट डे का, तो उस समय भारत विकसित भारत बनेगा, डेवलप कंट्री बनेगा। डेवलप कंट्री जानते हो ना, पर कैपिटा इनकम उसका हायर होना चाहिए। नहीं, अभी हमारा कितना हम लोअर मिडिल कंट्री में आते हैं, वही हमारा कितना 2500 के आसपास है, 2500 के आसपास है जी, 2500 और 3000 के बीच के अंदर है हमारा, वही बहुत कम है हम लोग, समझे ना। तो ये एक समस्या है। अभी $3.5 ट्रिलियन का हम GDP है, और हमें 2047 तक 30 ट्रिलियन बनना है। हाँ, 3-4 साल के बाद तो हम 3rd लार्जेस्ट तो GDP बनने वाले हैं ही, हम जर्मनी और जापान को रिप्लेस कर देंगे, समझ गए ना। ये 3-4 साल में हो जाएगा जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ रेट है। बट 30 ट्रिलियन तक जाना कोई इजी टास्क नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो ड्राफ्ट बना है, जो डॉक्यूमेंट बना है, इसमें बताया गया कि किस तरह इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस का जरूरत है, तब जाके भारत 2047 तक एक विकसित भारत बनके तैयार होगा। तो इसलिए देखो 2023 में नीति आयोग ने बहुत सारे 10 सेक्टरल थीमेटिक विजन्स अलग अलग चीज़ को एक कंपाइल करके इस तरह का विकसित भारत एट
2047 तक डॉक्यूमेंट तैयार करके लाया है अभी, समझे ना। तो देखो इसमें क्या क्या है, थॉट प्रोसेस इन नीति आयोग अबाउट विजन इंडिया 2047 टू मेक विकसित भारत। तो कैसे विकसित भारत बनेगा, क्या थॉट प्रोसेस है, पूरा ब्रॉड कंट्योर से मेन पॉइंट्स है यहाँ पे। पहला क्या कि ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज, अभी जानते हो कि यूथ लोग ज़्यादा है इंडिया में, है ना। तो ये एडवांटेज हमारा 2050 तक कह सकते हैं, 2050 तक, अभी क्या है 2024 चल रहा है, 2050 तक हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम फ्रूट्स इंजॉय कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे यूथ लोग हैं, अभी इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री है, समझे ना, यंगेस्ट कंट्री इन द सेंस कि यहाँ पे यंग लोग ज़्यादा है। तो जब यंग लोग ज़्यादा है तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक तो रीजन ये भी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा होना, दूसरी बात है कि जो ये मिडिल क्लास इज गोइंग टू बी 50 करोड़ बाय 2005। मिडिल क्लास जो वाले लोग हैं, देखो मिडिल क्लास क्या है, वो हमेशा अपराइज करता है, तो 50 करोड़ का संख्या होने वाला है 2050 तक मिडिल क्लास वाले लोग का। देखो इससे क्या है कि जब मिडिल क्लास वाले लोग का इतना संख्या बढ़ेगा तो डोमेस्टिक डिमांड है ना, गुड्स और सर्विस का, तो जाहिर सी बात है कि जब कंजम्पशन होगा तो जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो जीडीपी है ज़्यादातर कंजम्पशन बेस्ड जीडीपी है, नंबर वन। दूसरी बात है कि देखो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, अभी देखो ई कॉमर्स साइड में इंडिया कितना आगे निकल गया, एडटेक में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, देखो अनअकैडमी सब है कि नहीं बताओ, तो फिनटेक में, फाइनेंशियल, पेटीएम सब हो गया। चलो पेटीएम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इस तरह का बहुत सारा है, समझा, हेल्थ टेक, एग्री टेक, तो नए नए इनोवेशन हमारे यूथ लोग कर रहे हैं। ये हमारी ये प्लस पॉइंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पे हो रहा है, ये हम जानते हैं। भारत सरकार देखो मोदी जी कितना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट घटाने का बात हो रहा है, हाइड्रोजन पे काम हो रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल पे बात हो रहा है। हाँ, फेरी सर्विस हुआ कि नहीं हुआ वाराणसी में, याद है ना। तो हाँ, इन्वायरमेंट क्वालिटी बढ़ाने का बात है, तो ये सब चीज़ हो रहा है इंडिया की तरफ से। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बात है, देखो इसी बार हम लोग 2.4% जब जीडीपी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए कि नहीं किए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत खर्च हो रहा है। और 3 to 4 ग्लोबल चैंपियंस बनाना है हर सेक्टर में। क्या होता है ग्लोबल चैंपियन, जहाँ पे स्टेट खुद मदद करे किसी भी कंपनी को बड़ा होने के। जैसे सैमसंग देखो, साउथ कोरिया का सैमसंग ग्लोबल चैंपियन है, क्यों, क्योंकि सैमसंग जो इतना जो पॉपुलर हुआ है उसमें साउथ कोरिया का खुद गवर्नमेंट का हाथ है। इसी तरह देखो चाइना का बहुत सारा कंपनी वर्ल्ड फेमस हुआ है, उसमें चाइना का कम्युनिस्ट जो है शी जिनपिंग, उसका डायरेक्ट रोल है। तो इस तरह का ग्लोबल चैंपियन बनाना है, जहाँ पे भारतीय गवर्नमेंट का डायरेक्ट रोल रहेगा कि अपने कंपनी को ग्लोरीफाई करे। तो इस तरह का 3 और 4 ग्लोबल चैंपियन बनाना है हर एक सेक्टर में, समझ गए। हमारे इंडिजिनियस इंडस्ट्री और इनोवेशन आगे बढ़े, यूथ को स्किल किया जाए, क्योंकि यूथ पावर इज बोथ द एजेंट ऑफ चेंज एंड ऑल्सो द बेनिफिशियरी ऑफ चेंज। क्योंकि जो यूथ है वो चेंज लाएगा और चेंज का जो बेनिफिशियरी है वही रहेगा, वो फायदा यूथ ही को मिलेगा और यूथ ही चेंज ला सकता है। क्योंकि मेन देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड ही है स्टूडेंट। और इसमें क्या क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कम से कम 10 इंडियन इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। 100 जो ग्लोबल बेस्ट जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें हमारे इंडिया का भी 10 होना चाहिए। अभी देखो हम 100 में कहीं नहीं है हम लोग, एक मुश्किल से IISc बेंगलोर आता है, वो भी बहुत पिछले रैंक है उसका, IIT मद्रास सब आता है, बहुत पीछे रैंक है। तो हमें 100 में कम से कम 10 इंडियन ब्रांड चाहिए, 10 इंडियन इंस्टीट्यूशन चाहिए, समझ पा रहे हो ना। और हमें पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि गुड गवर्नेंस, हाँ गुड गवर्नेंस पे हमें ध्यान देना होगा, पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे ध्यान देना होगा। तो ये हमारा एक ब्रॉड विजन्स है कि यहाँ काम करेंगे तो हम विकसित भारत बन जाएंगे। बट चैलेंजेस भी तो उतना ही है। चैलेंज क्या है कि मिडिल इनकम ट्रैप। क्या होता है मिडिल इनकम ट्रैप, अभी एग्जाम्पल याद करो। देखो लोअर इनकम कंट्री से मिडिल इनकम कंट्री बनना बहुत ईजी है, हायर इनकम कंट्री बनना और फिर वहाँ से क्रॉस करके जाना बहुत मुश्किल है, वो आप ट्रैप में फंस जाते हो। बहुत सारा कंट्री देखोगे साउथ ईस्ट एशिया का, जो आसियान कंट्री का बहुत सारा कंट्री ये मिडिल ट्रैप में फंसा हुआ है। मिडिल ट्रैप का मतलब कि मिडिल जो इनकम कंट्री है आपका, मतलब आप डेवलपिंग कंट्री में जो मिडिल वाला स्टेज है वहाँ से आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि इनकम उतना ग्रोथ हो ही नहीं पा रहा है। तो देखो लोअर से मिडिल जाना बड़ा आसान है, मिडिल से हायर जाना उतना आसान नहीं है, वो फंस जाओगे। फिर हायर से डेवलप कंट्री की तरफ जाना तो और मुश्किल है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, समझे ना। अब बहुत सारा कंट्री ये फेस कर चुका है, तो वहाँ से हमें सीखना चाहिए। एजिंग देखो और याद करो तुम लोग, जेरेट्रिक केयर होना चाहिए बूढ़े लोग के लिए। अभी देखो 2050 तक हमारा जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो 20% हो जाएगा, तो उसके लिए क्या व्यवस्था, तो वो भी करना पड़ेगा। पेंशन लाइबिलिटी, हेल्थ कॉस्ट बढ़ जाएगा,
समझे। और इंडिया का जो जीडीपी है, तो इंडिया का जीडीपी पूरा इन्फ्लेशन, ट्रेड बैलेंस, कैपिटल फ्लो और मॉनिटरी पॉलिसी पे टिका हुआ है। कई बार इन्फ्लेशन आया तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो कैसे उसको हम अच्छे से रखें। जियोपॉलिटिकल इश्यूज सब, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बहुत सारे सेवरल नेबर, श्रीलंका के साथ, कभी मालदीव्स के साथ, तो उसको भी सुलझाना हो। कई बार जानते हो ना कि ऊपर नीचे होने की वजह से बहुत फर्क पड़ जाता है, जैसे मालदीव के साथ हुआ अभी, ये भी एक समस्या है। और उसके बाद देखो यूएस से, रसिया का जो भी, या फिर चाइना, सब इन लोग के टकराव की वजह से इंडिया को फर्क पड़ता है, तो उसको भी सुलझाना। और दूसरी बात है कम्पिटिटिवनेस। कल ही बता रहे थे तुम लोग को कि पीएलआई स्कीम, इंपोर्ट ड्यूटी इतना बढ़ाते जाओगे तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी से आपका कंट्री कहाँ आएगा फिर। तो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस होना जरूरी है, समझे ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बताओ, 1991 में 16% ही था जीडीपी का, अभी भी 16% ही है। कब 25% बनेगा जी। तो मैन्युफैक्चरिंग को आपको आगे लेके चलना होगा, समझे। अभी भी देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट केवल 40% है, ग्लोबली देखोगे तो 61-62% है। कम से कम हमको 60% तक ले जाना होगा। आदमी कम से कम 60% आदमी काम करे, यहाँ पे केवल 40% लोग काम कर रहे थे। ऐसे नहीं चलने वाला है स्टूडेंट। हाँ, हाई क्वालिटी एजुकेशन, स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। और माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ा समस्या है कि नहीं है। स्टंटिंग, वेस्टिंग बहुत बड़ा समस्या है। यदि बच्चा लोग स्टंटेड है, वेस्टेड है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है नेशंस के लिए। यदि माता लोग एनेमिक है, एनीमिया प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कैसी ये जो समस्या है माल न्यूट्रिशन का, अंडर न्यूट्रिशन का, ओवर न्यूट्रिशन का, ओबेसिटी का, इसको कैसे ठीक करें। क्योंकि आखिर ये लोग ठीक होंगे तभी ना डेमोग्राफिक डिविडेंड का फुल रिलायसन होगा। ये सब चैलेंजेस हैं। कंप्लीटेड।